नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका इस एप्लीकेशन के ऊपर फिजिकल कल्चर। साथियों, ये अपनी आज इस ऐप के ऊपर पहली क्लास रिकॉर्ड हो रही है और इस क्लास के अंदर मैं आपको शारीरिक शिक्षा का इतिहास नाम से जो चैप्टर है पीटीआई के अंदर, वो चैप्टर मैं आपको करवाऊंगा। साथियों, मैं आपको इस क्लास के माध्यम से नोट्स लिखाऊंगा नहीं, जबकि पूरा पूरा कंटेंट जो है सफिशिएंट होगा। मैं बोर्ड पर नोट डाउन करूंगा। जिस साथी को साथ साथ नोट्स बनाने हो वो साथी नोट डाउन कर सकता है और पूरी की पूरी क्लासेस की सिस्टमेटिक पीडीएफ आपको पीडीएफ बॉक्स के अंदर आराम से अवेलेबल हो जाएगी। वहाँ से आप उसको पढ़ सकते हैं और उसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप क्लास देखें, रोज़ की रोज़ आप उसके नोट्स बना लिया करें, क्योंकि क्लास के अंदर नोट्स लिखवाना मैं समझता हूँ थोड़ा सा वेस्ट ऑफ टाइम है। क्योंकि जो बात मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा, समझाऊँगा, वही बात आपको पीडीएफ के अंदर मिलेगी। मैं समझ रहा हूँ कि जो टाइम अपन लिखवाने में खर्च करेंगे, उतना मैं आपको एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है? और यकीन मानना कि आपको पूरा का पूरा कोर्स देखने के बाद में किसी भी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और किसी और कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पीटीआई के लिए मैं एक खुद गारंटी हूँ। पीटीआई के लिए अगर आपको फिजिकल एजुकेशन तैयार करना है तो आप इस ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी यहाँ पर। तो आइए, अपन टाइम खराब नहीं करते और इस चैप्टर का अपन अध्ययन करते हैं। साथियों, शारीरिक शिक्षा का इतिहास नाम से अपना जो चैप्टर है, ये आज से आज तक 20 नंबर कंटेन करता है पीटीआई के अंदर। यानी इसके अंदर 10 क्वेश्चन आते हैं। 10 क्वेश्चन यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। हो सकता है कि 9 क्वेश्चन आ जाए या 11 क्वेश्चन पूछ ले। ये कोई बाउंडेशन अब बोर्ड के ऊपर नहीं रही है। तो अपन इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे क्या नहीं पढ़ेंगे, एक बार मैं आपको इसकी ब्रीफिंग देता हूँ ताकि आपका माइंड सेट रहे। इस ऐप के माध्यम से अपन शारीरिक शिक्षा के संपूर्ण इतिहास की बात करेंगे। जो अपना सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का आज से आज तक का क्या इतिहास रहा है। इंडिया ही नहीं, इवन अदर कंट्रीज के अंदर भी ये जो सब्जेक्ट है शारीरिक शिक्षा या खेल जो है, वो कैसे फला फूला, क्या क्या इसमें डेवलपमेंट हुआ, क्या प्रोग्रेस हुई, किन किन लोगों ने शारीरिक शिक्षा के विकास के लिए क्या क्या योगदान दिया है, इन सब की बात अपन करेंगे। तो पूरे के पूरे इंडिया में जब से इंडिया की कल्चर की शुरुआत हुई है, तब से लेकर के आज तक, आज के दिन तक शारीरिक शिक्षा पहले क्या थी, आज क्या है, बीच के दौर में क्या रही थी और कालांतर में इसमें क्या 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 डेवलपमेंट हुआ है, उन सब की बात करनी है। और किन किन लोगों ने इसके डेवलपमेंट में अपना भरपूर योगदान दिया है। इंडिया के अलावा जो अपन मेन मेन कंट्रीज़ की बात करेंगे, उसमें आपका यूनान आता है, जर्मनी आता है, स्वीडन, डेनमार्क, रशिया, इंग्लैंड, अमेरिका, इन सब बड़ी बड़ी कंट्रीज़ की अपन बात यहाँ पर करते हैं। तो आई होप कि आपको पूरा पिक्चर समझ में आ गई होगी कि शारीरिक शिक्षा के अच्छा इतिहास को पढ़ना जरूरी क्यों है। भाई, जिस अपन सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट के हिस्ट्री के बारे में अगर पता नहीं होगा अपने को, तो एक थीम नहीं बनेगी अपने अंदर कि भाई पिछले जो भी समय के अंदर, प्राचीन समय के अंदर हमारे पूर्वजों ने इस सब्जेक्ट के डेवलपमेंट के लिए क्या क्या किया है और आज इसकी क्या वैल्यूशन है, और आज से 1000 साल पहले भी स्पोर्ट्स और फिजिकल कल्चर की या एजुकेशन की क्या वैल्यूशन थी, ये अपने को समझनी बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए, अपन समय खराब नहीं करेंगे और बात करते हैं। पहले अपन बात करते हैं साथियों, शारीरिक शिक्षा का इतिहास की बात करते हैं। और इसके अंदर अपन जो टॉपिक नंबर 1 है वो लेंगे, भारत का इतिहास। नंबर 1 अपन किसकी बात करते हैं अपने कोर्स के अंदर? भारत में शारीरिक शिक्षा का इतिहास। शारीरिक शिक्षा का इतिहास। अपने कोर्स में पूरे 8 चैप्टर हैं। तो कई लोग सोच रहे होंगे कि चैप्टर नंबर 1 क्यों नहीं करवा रहे हैं, वो भी करवाएंगे। ये चैप्टर थोड़ा छोटा है
इजी है, इसलिए मैंने पहले ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और कोई भी आपके डाउट नहीं रखूँगा, प्रयास यही करूँगा। फिर भी डाउट रहेगा तो मैं आपको एक ऑप्शन दूंगा व्हाट्सएप या मेल के जरिए। किसी भी व्यक्ति को डाउट रहता है तो मुझे व्हाट्सएप या मेल करें, उसी दिन उस डाउट का एक डाल करके वीडियो मैं यूट्यूब पर अपलोड कर दूंगा, जहां आप उसको इजीली देख सकते हैं। तो कंसेप्चुअल क्लैरिटी मेरा पहला ऑब्जेक्ट है, क्योंकि पूरा का पूरा सब्जेक्ट जो है वो कंसेप्ट के ऊपर ही है, फैक्ट बहुत कम है। आइए बात करते हैं, भारत में शारीरिक शिक्षा का इतिहास जो है वो कब से शुरू हुआ था। तो साथियों, भारत की जो कल्चर या संस्कृति की शुरुआत है वो मानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता से, लेकिन इसके अंदर कुछ शारीरिक शिक्षा शास्त्रियों ने इसका क्लासिफिकेशन कर रखा है, वर्गीकरण कर रखा है। तो वर्गीकरण 1 और वर्गीकरण 2 की बात करूंगा मैं। भारत में हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन को दो टाइप में बांट रखा है। कुछ शारीरिक शिक्षा शास्त्रियों का मानना है कि इसकी शुरुआत जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता से हुई है। सिंधु घाटी सभ्यता से भारतीय शारीरिक शिक्षा की शुरुआत मानते हैं। ठीक बात है। ये कहते हैं कि भारत में जो सबसे पहली संस्कृति थी, सबसे भारतीय कल्चर की शुरुआत हुई है, वो थी आपके सिंधु घाटी सभ्यता थी। कहते हैं कि सिंधु घाटी का जो कालक्रम है वो 3250 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व था। 2500 ईसा पूर्व था। इसको अपन एक बार इरेज कर देते हैं, ये बैठेगा नहीं मामला। ये लीजिए, अपन ने इरेज कर दिया है। तो सिंधु घाटी का जो कालक्रम था भाई, वो 3250 से लेकर के 2500 ईसा पूर्व मानते हैं। साथियों, यहाँ से सवाल पूछते हैं, एक हर एग्जाम के अंदर सवाल पूछते हैं, बताइए वैदिक सभ्यता का कालक्रम था, सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम था। तो अपने को कालक्रम, सॉरी, ये जो नाम है और इसका जो क्या कालक्रम रहा था, दोनों ही बातें याद करनी है। उसके बाद कहते हैं सिंधु घाटी के बाद काल आया था वैदिक काल। कौन सा काल आया था? वैदिक काल की अपन बात कर रहे हैं। कहते हैं कि 2500 ईसा पूर्व के बाद कौन सा काल आ गया था? वैदिक काल आ गया था। और कहते हैं कि इसका कालक्रम जो है वो 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व था। 600 ईसा पूर्व था। कौन सा काल? वैदिक काल। कहते हैं कि वैदिक काल के बाद में आपके पूर्व हिंदू काल आ गया था। पूर्व हिंदू काल आ गया था, और इसका जो कालक्रम है वो 600 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी सन है भाई। ये ईस्वी सन, ये बात यहाँ ध्यान रखनी है। 600 बिफोर क्राइस्ट बीसी से 300 ईस्वी सन तक कौन सा काल था? पूरे के पूरे 900 वर्ष तक आपके पूर्व हिंदू काल चला था। ठीक है, अर्ली हिंदू पीरियड चला था पूरे 900 साल तक। कहते हैं कि पूर्व हिंदू काल के बाद में आपके उत्तर हिंदू काल आया था। उत्तर हिंदू काल कौन मान रहे हैं? ये कुछ शारीरिक शिक्षा शास्त्री मान रहे हैं। उत्तर हिंदू काल जो है, कहते हैं कि ये 300 ईस्वी सन से लेकर के पूरे 1000 ईस्वी सन तक रहा था। लिखने में गड़बड़ी मत करना भाई, जितना लिखा रहा हूँ उतना ही लिखना। यहाँ ईस्वी सन लिखा है, यहाँ मैंने ईस्वी सन लिखा है। तो लेटर हिंदू पीरियड, उत्तर हिंदू काल जो है वो 300 ईस्वी सन से 1000 ईस्वी सन तक मानते हैं शारीरिक शिक्षा शास्त्री। कहते हैं कि इसके बाद में, यहाँ लिख रहा हूँ इस तरफ में अब, कहते हैं कि उत्तर हिंदू काल के बाद में आया था काल मध्य काल। कौन सा काल भाई? मध्य काल, मिड एज, मिड पीरियड आया था। और कहते हैं मध्य काल का समय जो था वो 1000 ईसा
पूर्व से आपके लगभग लगभग 1757 ईस्वी सन, सॉरी मैंने ईसा पूर्व लिख दिया है, इसको मिटा रहा हूँ, ईस्वी सन है भाई, ठीक है, 1000 ईस्वी सन से 1757 ईस्वी सन तक जो है वो आपका टाइम पीरियड रहा था। ठीक बात है। तो सबसे पहले आया था सिंधु घाटी सभ्यता, जो आपके 3250 से लेकर के 2500 ईसा पूर्व थी। उसके बाद आया था आपके वैदिक काल, जो आपके 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का समय था। उसके बाद पूर्व हिंदू काल 600 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी सन तक का समय था। उसके बाद उत्तर हिंदू काल, लेटर हिंदू पीरियड, वो था आपके 300 ईस्वी सन से 1000 ईस्वी सन। और उसके बाद आपका आता है मध्य काल, जो आपके 1000 ईस्वी सन से लेकर के 1757 ईस्वी सन तक रहता है। इसके बाद आता है साथियों आपका ब्रिटिश काल। ब्रिटिश काल आता है और इसका समय जो था आपके वो था 1757 ईस्वी सन से 1943 ईस्वी सन। ये टाइम पीरियड जो है वो आपके ब्रिटिश काल का था, क्योंकि 1757 के अंदर, 57 के अंदर अंग्रेजों ने भारत के ऊपर अधिकार कर लिया था। जो आपके 1757 का युद्ध हुआ था, इसके अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हो गई थी पूरी तरह से इंडिया के ऊपर। और कब तक चली ये चली थी आपके 1947, जब अपनी कंट्री को फ्रीडम मिली थी, उस समय तक जो काल कहते हैं वो काल मानते हैं, ब्रिटिश भारत का काल मानते हैं। और अपन सब जानते हैं कि 1947 के बाद जो काल है उसे बोलेंगे अपन आधुनिक काल। आधुनिक काल या आधुनिक भारत का काल। आधुनिक भारत का काल। आधुनिक भारत का काल बोल देंगे उसको अपन। ठीक है। तो ये काल कब से स्टार्ट होगा? आधुनिक भारत का जो काल है वो 1947 से लेकर के 1947 से लेकर के आज की डेट तक अपन जो काल बोलेंगे वो बोलेंगे आधुनिक भारत का काल। तो भाई ये जो वर्गीकरण एक है, ये कुछ सारे शिक्षा शास्त्री मानते हैं कि भारत में जो इतिहास है फिजिकल एजुकेशन का, वो इन इन कालों के अंदर और इन इन कालक्रमों के अंदर संपन्न हुआ था। अब एक क्लासिफिकेशन और है जो कुछ अन्य सारी शिक्षा शास्त्री मानते हैं कि नहीं नहीं, ये जो आपने किया है ये गड़बड़ है, हम जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं वो अलग हिसाब से कर रहे हैं। अच्छा, वो उनका अलग हिसाब क्या है उसकी बात कर लेते हैं, उसकी बात अपन कर लेते हैं। तो वर्गीकरण वर्गीकरण दो की बात मैं करता हूं, और वो लोग कहते हैं इंडिया में जो शुरुआत हुई फिजिकल एजुकेशन की वो हुई थी भाई वैदिक काल से। बढ़िया भाई। वो कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर शारीरिक शिक्षा थी ही नहीं, वहाँ कोई प्रकार की प्रतियोगिता नहीं थी, वहाँ कोई प्रकार का खेल नहीं था। वो सभ्यता जो है वो इतनी स्थापित या इतनी विकसित नहीं थी, वहाँ कोई प्रकार का खेल था ही नहीं। तो वैदिक काल जो कालक्रम मानते हैं वो मानते हैं 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व का समय जो है वो वैदिक काल का समय मानते हैं। अच्छा, फिर वैदिक काल के बाद में वो लोग कहते हैं, इसके बाद में आया था आपका महाकाव्य काल। महाकाव्य काल। वैदिक काल कौन सा काल है भाई? वैदिक काल वही काल है जिस काल के अंदर 4 वेदों की रचना हुई थी। वेद कौन कौन से? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। 4 प्रकार के क्या है? वेद है। और रचना किसने करी? वेदव्यास जी ने करी थी। तो जिस काल में 4 वेद लिखे गए थे उसे कह दिया वैदिक काल। वैदिक काल के अंदर जो आपके जाति है वो है आर्य जाति। आर्य लोग
मिड एशिया से आए थे, मध्य एशिया से यहाँ पर आए थे। बहुत ही हट्टे कट्टे सुंदर गोरे और नौजवान बहादुर लोग थे, वो आर्य थे। वैदिक काल के बाद में आया था महाकाव्य काल, और ये काल चला भाई आपके 1000 ईसा पूर्व, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। कहते हैं कि 400 साल का समय जो था वो आपके भारत में महाकाव्य काल के नाम से जानते हैं। महाकाव्य काल क्यों कह दिया? क्योंकि इसी काल के अंदर 2 महाकाव्यों की रचना हुई थी, या 2 महाकाव्य रचे गए थे, लिखे गए थे। कौन कौन से? रामायण और महाभारत, इसलिए बोल दिया इसको महाकाव्य काल। और इसका टाइम पीरियड जो है वो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है। कहते हैं कि महाकाव्य काल के बाद आया था ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। और ये काल चला भाई आपके 600 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी सन। 300 ईस्वी सन लिख रहा हूं भाई मैं, यानी पूरे के पूरे 900 साल तक। और अपन ने क्लासिफिकेशन 1 के अंदर बात की थी, कौन सा काल था? पूर्व हिंदू काल, जो पूरे 900 वर्ष था, वो भी 600 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी सन तक था। और यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं, ये कौन लोग? तारीख शिक्षा शास्त्री हैं कोई। ये लोग कह रहे हैं कि 600 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी सन तक कौन सा काल था? भारत में ऐतिहासिक काल था। कौन सा काल था? ऐतिहासिक काल था। अच्छा, उसके बाद ये लोग कह रहे हैं कि भारत में एक काल और हुआ था, जिसे बोल दिया इन्होंने नालंदा काल। क्या बोल दिया? नालंदा काल। इसी काल को इन्होंने बोल दिया तक्षशिला काल। कुछ बुक्स जो है वो क्या लिखती है? तक्षशिला, तक्षशिला काल। और इस काल का अगर अपन राजघराना के हिसाब से, राज के हिसाब से बात करें, तो इसे कहते हैं भाई गुप्त काल। कौन सा काल? गुप्त काल। कौन सा गुप्त? समुद्रगुप्त मौर्य। गुप्त वंश का शासक था समुद्रगुप्त, जिसने लगभग पूरे भारत पर राज कर लिया था, अधिकार कर लिया था। और ये जो काल है भाई, ये कहते हैं कि ये 300 ईस्वी सन के समय था। कौन सा था भाई? 300 ईस्वी सन। कुछ किताबें इसको 300 से लेकर के 550 ईस्वी सन तक बताती है, लेकिन इस प्रकार का कोई सवाल नहीं आया हुआ है। अधिकांश बुक्स जो है वो कहती है कि 300 ईस्वी सन के समय इंडिया के अंदर एक यूनिवर्सिटी थी, विश्वविद्यालय था, उसका नाम था नालंदा विश्वविद्यालय। और इस काल का नाम उस यूनिवर्सिटी के नाम पर रख दिया। क्यों? क्योंकि इस यूनिवर्सिटी के अंदर स्पोर्ट्स, खेल, शारीरिक शिक्षा अपने चरम सीमा पर थी, और बहुत सारी एक्टिविटी यहाँ पर करवाई जाती थी। यूँ कह दें, एक कोर्स कोई सा भी करना हो, आपको आर्ट्स लेनी है, साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है, लेकिन आपको एक सब्जेक्ट कंपल्सरी लेना पड़ेगा, वो था शारीरिक शिक्षा। ठीक है, इसलिए नाम रख दिया नालंदा काल और तक्षशिला काल। ये इस नाम से भी एक विश्वविद्यालय हुआ करता था। ठीक है भाई, तो 300 ईस्वी सन की बात अपन ने कर ली है। अब बात करते हैं नंबर 5। कहते हैं 300 ईस्वी सन से लेकर के 1200 ईस्वी सन तक एक काल और आया था, उसका नाम था राजपूत काल। राजपूत काल। राजपूत काल नाम क्यों रखा? क्योंकि इस समय भारत में राजपूत राजाओं का बोलबाला था, उन्होंने राज किया था, उन्होंने खेलों को आगे बढ़ाया था। और ये काल था भाई आपके 300 ईस्वी सन से लेकर के 1200 ईस्वी सन। दोनों ही कालक्रम आपको याद करने पड़ेंगे। जो वर्गीकरण 1 मैंने करवाया है वो भी याद रखना पड़ेगा, और जो अपन ये 2 वाला लिख रहे हैं ये भी अपने को याद रखना पड़ेगा। सवाल किस प्रकार का आता है मैं भी चर्चा करूंगा इसके ऊपर भी, डोंट वरी। हर टॉपिक के ऊपर मैं साथ साथ चर्चा कर लूंगा
कि सवाल किस प्रकार का आता है, और टेस्ट सीरीज जो है वो अलग से आपको मिल जाएगी। सवाल क्या, 6 नंबर जो आपका काल है वही काल तो कहते हैं मुगल काल। क्या कहते हैं भाई? मुगल काल कहते हैं, या इसे मुस्लिम काल भी कह देते हैं भाई। क्या बोल देते हैं इसको? मुस्लिम काल भी कह देते हैं। क्यों कह देते हैं? क्योंकि लगभग लगभग जब 1200 ईस्वी सन आ गई थी, तो अपने को युद्ध याद है, एक मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का युद्ध 1191 और 92 के अंदर हो गए थे। और उस समय जो मुस्लिम आक्रांता है वो इंडिया के अंदर प्रवेश कर गए थे, और उन्होंने इंडिया के ऊपर जो अपनी जड़ें हैं वो जमानी शुरू कर दी थी। तो कहते हैं कि 1200 ईस्वी सन के ऊपर जो काल है वो कौन सा काल आ गया? मुस्लिम काल। उसके बाद कौन आ गए थे? उसके बाद मुगल आ गए थे। ठीक है, तो 1200 ईस्वी सन से लेकर के वही सेम 1757 ईस्वी सन। क्यों? क्योंकि एंड ऑफ द पार्ट जब तक राज किया तब तक मुगलों ने कर लिया, और मुगलों के बाद इंडिया में कौन आ गए थे? 1757 के ऊपर अंग्रेज आ गए थे, और अंग्रेजों ने जो है वो सत्ता उनसे हथिया ली थी। ठीक है, और ये यहाँ तक पूरा होने के बाद में अगला अगर काल की बात करूंगा मैं, फिर से वही 1757 से लेकर के 1947 तक फिर से वही ब्रिटिश भारत का काल, और उसके बाद वही आधुनिक भारत का काल। अपन लिख लेते हैं। नंबर 6 के बाद में नंबर 7 में लिखूंगा। नंबर 7 लिखूंगा कौन सा काल? ब्रिटिश भारत का काल। कौन सा काल भाई? ब्रिटिश भारत का काल। ब्रिटिश भारत का काल या ब्रिटिश काल बोल सकते हैं आप इसको। और ये काल कब से कब तक था? 1757 से 1947 तक ये काल था। कौन सा काल भाई? कौन सा काल? ब्रिटिश भारत का काल। और उसके बाद अगर बात करें नंबर 8 की अपन, वो आ जाएगा आधुनिक भारत का काल। आधुनिक भारत का काल। भारत का काल ये कहाँ से कहाँ तक है भाई? ये आपके 1947 से आज तक, आज तक, आज की डेट तक जो काल चल रहा है वो चल रहा है आधुनिक भारत का काल। आई होप कि आपको दोनों ही क्लासिफिकेशन जो है वो समझ में आए होंगे। मैं फिर से बात कर रहा हूँ। भारत में शारीरिक शिक्षा के इतिहास की अगर अपन बात शुरू करते हैं तो नंबर 1 क्लासिफिकेशन पे आते हैं अपन। और जो किया था कुछ शारीरिक शिक्षा शास्त्रियों ने, कहते हैं कि ये कह रहे हैं कि नंबर 1 पर जो खेल और फिजिकल एजुकेशन थी वो कौन से काल में थी? सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर थी, जो आपके 3250 से स्टार्ट मानी जाती है। 3250 से लेकर के 2500 ईसा पूर्व, यानी 750 साल तक कौन सा काल था? सिंधु घाटी सभ्यता का काल था। और इसमें शारीरिक शिक्षा कैसी थी इसकी मैं डिटेल्ड चर्चा भी आपसे करूंगा। उसके बाद ये कह रहे हैं कि 2500 ईसा पूर्व को कौन सा काल आ गया था? आपके वैदिक काल आ गया था। 2500 ईसा पूर्व से कहाँ तक? 600 ईसा पूर्व तक। कौन सा काल? वैदिक काल। वही काल जिसमें वेदों की क्या की गई? रचना की गई थी। आइए, कहते हैं कि 600 ईसा पूर्व को कौन सा काल आ गया था? आपके 600 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी सन, पूरे 900 साल कौन सा काल चलेगा? पूर्व हिंदू काल चलेगा। उसके बाद कह रहे हैं कि 300 ईस्वी सन से लेकर के 1000 ईस्वी सन तक कौन सा काल? उत्तर हिंदू काल चलेगा। फिर बात करते हैं 1000 ईस्वी सन से लेकर के 1757 ईस्वी सन तक आपके मध्य काल, मिडाइवल एज चल रही है, मिडाइवल पीरियड चल रहा है। और उसके बाद 1757 से लेकर के 1947 तक कौन सा काल चल रहा है? आपके ब्रिटिश काल या ब्रिटिश भारत का काल।
और 1947 के बाद में कौन सा काल आ गया भाई? आधुनिक भारत का काल। आज तक डेट में बात कर रहा हूं। उसके बाद नंबर 2 के अंदर बात करें तो ये लोग कह रहे हैं कि नहीं, खेलों की शुरुआत जो है, खेलों का डेवलपमेंट जो है वो कौन से काल से हुआ था? ये कह रहे हैं कि भाई वैदिक काल से ही खेल स्टार्ट हुए थे और इसका कालक्रम भाई 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व था। इसका सवाल बहुत बार पूछ लिया गया है। ठीक है, क्या सवाल आया है कि वैदिक काल का समय था या कालक्रम था। अब कहेंगे आप कि सर दोनों याद कैसे रखें अपन? दोनों याद रखने की आवश्यकता नहीं है। पहले वाला कालक्रम था भाई आपके 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। 600 ईसा पूर्व। मुझे बताएं, क्या ये वाला जो कालक्रम है, ये वाला जो कालक्रम है, ये वाला, ये तो ऑटोमेटिक ही किसमें इंक्लूड आ रहा है? इसके अंदर इंक्लूड आ रहा है ना भाई। ये शुरू कहाँ से हो रहा है? 2500 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन ये कहाँ से हो रहा है? ये 2000 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, खत्म कहाँ कर रहे हैं अपन इसको? 600 ईसा पूर्व कर रहे हैं। इसको अपन खत्म कर रहे हैं सिर्फ 1000 के ऊपर ही। तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक अगर आपको कालक्रम दे, फॉर एग्जाम्पल ये वैदिक काल का कालक्रम था 2000 से 600 ईसा पूर्व, राइट है। वो क्या है? राइट है। 1500 से 600 ईसा पूर्व, राइट है। 2500 से 1000 ईसा पूर्व, राइट है। ठीक है, तो आपको दोनों याद करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप अंडरस्टूड है कि 2500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक कौन सा कालक्रम था? वो आपका वैदिक काल था। फिर आप लोग कहेंगे कि सर यहाँ पर तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व कौन सा काल आ रहा है? महाकाव्य काल आ रहा है ना। अब आप इसमें कैसे इंक्लूड करोगे? तो वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है। ऑप्शन आपको ऐसा ही सेट करेगा एग्जामिनर कि आप में उसमें क्या नहीं हो, कंट्रोवर्सी नहीं हो बिल्कुल भी। तो 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको, वो आपको इस प्रकार से मिल जाएंगे कि वैदिक काल का कालक्रम था 2000 से 600 ईसा पूर्व। अगले 3 ऑप्शन जो है वो इतने दूर दूर मिलेंगे आपको कि आप में कोई कंट्रोवर्सी होगी ही नहीं। हाँ, मान लो महाकाव्य काल का पूछ लेते हैं, तो महाकाव्य काल का कालक्रम तो एक ही है भाई, 2 है ही नहीं। बात ओके है क्या? ओके करनी पड़ेगी। मैं बिफोर ईयर के जो आपको क्वेश्चन है वो करवाऊंगा आपको, तो आपको बात समझ में आ जाएगी। आई होप कि आपको बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद महाकाव्य काल आपका 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व आ गया है। उसके बाद आपका ऐतिहासिक काल 600 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी सन तक। इसी काल के अंदर आपके चंद्रगुप्त मौर्य नाम का राजा के राज हुआ करता था इंडिया के अंदर, जो मौर्य वंश का शासक था। उसके बाद बात करते हैं नालंदा काल, जिसमें एक नालंदा यूनिवर्सिटी हुई थी, एक तक्षशिला यूनिवर्सिटी हुई थी। इनके नाम पर रख दिया इनके काल का नाम, क्योंकि इन दोनों ही यूनिवर्सिटीज के अंदर तारीख शिक्षा का बहुत अधिक बोलबाला था, बहुत अधिक प्रचलन था। और इसे कहते हैं भाई गुप्त काल या गुप्त वंश का शासक था। सन क्या है? 300 ईस्वी सन। इसी काल से क्वेश्चन आया था 2022 पीटीआई वैकेंसी के अंदर, क्या आया था उसकी बात मैं करूंगा। उसके बाद कहते हैं कि भारत में राजपूत राजाओं का राज था, और वो 300 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी सन तक था। 1200 के बाद अपन जानते हैं कि मुगल और मुस्लिम आक्रांताओं ने भारत देश के ऊपर अधिकार कर लिया था, तो वो उनका काल माना जाएगा मुगल काल या मुस्लिम काल। बात करेंगे अपन कि अपने हिंदू काल और इस मुगल काल दोनों के खेलों के अंदर क्या डिफरेंस था, दोनों के खेलों में क्या डेवलपमेंट था, मुगलों ने कौन से खेल चलाए और हिंदुओं ने कौन से खेल चलाए। ठीक है, इन सब की डिटेल्ड चर्चा मैं जरूर करूंगा। 1757 के बाद में बात करते हैं अपन ब्रिटिश भारत का काल, जो आपके 1947 तक था, और आधुनिक भारत का काल जो आज तक बना हुआ है। मुझे लगता है यहाँ तक बात करने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। अब अपन बात करते हैं, अगली बात करते हैं। सबसे पहला अपन जो कालक्रम पढ़ेंगे भाई, वो पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता
वीडियो को मैं लंबा नहीं करूँगा, प्रयास करूँगा कि प्रत्येक वीडियो 45 मिनट से लेकर के 50 मिनट तक का बने, ताकि आपको बोरियत ना हो, आप भी आराम से उसका आनंद ले सकें और अच्छे से पढ़ाई को कर सकें। भाई सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर कोई विशेष प्रकार का खेल नहीं था और खेलों की कोई प्रतियोगिताओं का आयोजन तो होता नहीं था, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी राज्यों के बीच युद्ध का होना, यहाँ भी सेना थी। और कहते हैं ना कि बच्चा जब जन्म लेता है तभी से वो हाथ हिलाना, पैर हिलाना, यानी उसमें क्रियाशीलता रहती है, और क्रियाशीलता है तो कुछ ना कुछ भाई खेल तो वो खेलेगा ही खेलेगा। तो अपन ये बात भी नहीं बोल सकते कि यहाँ कोई प्रकार का खेल नहीं था। दौड़ना, कूदना, फांदना, ठीक है, ये सब भी क्या है? खेल है। लड़ाई करना एक दूसरे से, ये भी क्या है? खेल ही है, जो कुश्ती बोलते हैं अपन आज। तो इस काल के अंदर भी कुछ कुछ खेलों की बात की गई है। अपन बात शुरुआत से करते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर बड़े बड़े स्नानागार मिले हैं। बड़े बड़े क्या मिले हैं? स्नानागार मिले हैं। स्नानागार, स्नानागार मिले हैं। हो सकता है मेरी शब्द शुद्धि नहीं हो, हिंदी में कई बार मैं जो शब्द है वो गलत लिख देता हूँ। तो बड़े बड़े क्या मिले हैं? स्नानागार मिले हैं, जिससे ये प्रमाणित होता है कि यहाँ पर सामूहिक रूप से जो आदमी हैं वो स्नान करते होंगे, स्विमिंग करते होंगे। तो कहते हैं कि बड़े बड़े स्नानागार या स्विमिंग पूल जैसे स्नानागार मिले हैं। स्विमिंग पूल जैसे क्या मिले हैं? स्नानागार मिले हैं। आपको कंप्लीट पीडीएफ जो है वो नोट्सों की वो पीडीएफ बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। स्विमिंग पूल जैसे स्नानागार मिले हैं भाई, ठीक बात है। तो एक फैक्ट तो हो गया आपके ये। अब अगले फैक्ट की बात करते हैं। कहते हैं सिंधु घाटी की जब खुदाई हुई थी तब यहाँ एक तेल मालिश के लिए कमरा मिला है भाई। इसके लिए तेल मालिश का क्या मिला है? कमरा मिला है। तो इससे ये बात प्रमाणित होती है कि मसाज या मालिश भी सभ्यता के अंदर क्या थी? प्रचलन में थी। क्योंकि तेल मालिश के लिए क्या मिला? एक सेपरेट कमरा मिला है, कक्ष मिला है। तो अपन इस बात से अंदाज लगा सकते हैं कि मालिश भी तो क्या है? एक स्पोर्ट्स की ही टर्म है, ठीक है। तो क्या मिला है भाई? ये बात अपने को ध्यान में होनी चाहिए। तेल मालिश के लिए क्या मिला है भाई? यहाँ पर कमरा मिला है। और अगर बात करें तो एक बात बहुत ही ज़्यादा प्रचलन में चलती है। यहाँ नर्तकी की या नृत्य करती महिला की, नर्तकी की कांस्य प्रतिमा मिली है भाई। क्या मिली है? कांस्य प्रतिमा मिली है। किस काल की बात कर रहा हूं मैं? सिंधु घाटी की बात कर रहा हूं। यहाँ नृत्य करती हुई एक महिला की जो है वो कांस्य की मूर्ति मिली है भाई। इस बात से क्या प्रूफ हो रहा है कि नृत्य नृत्य भी क्या था? यहाँ पर एक्टिविटी हुआ करती थी। नृत्य क्या है? नृत्य स्पोर्ट्स की टर्म है। नृत्य के अंदर बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं, बहुत सारे मूवमेंट्स होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूड होती है। तो डांस नाम की गतिविधि भी यहाँ पर थी। कौन से काल के अंदर? सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर। ये सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इस बात को अपन फोकस करेंगे कि नृत्य करती हुई महिला की कांस्य प्रतिमा कहाँ मिली है? सिंधु घाटी के अंदर मिली है। इसके अलावा अपन अगर बात करें तो भाई यहाँ पर जो मुहरें मिली हैं, मुहरें, मुहरें कह दो या क्या कह सकते हैं अपन? सिक्के बोल सकते हैं। इन मुहरों से आपके मुक्केबाजी खेल का प्रमाण मिला है। मुक्केबाजी खेल के प्रचलित होने की क्या मिली है? जानकारी मिली है। खुदाई के अंदर कुछ सिक्के मिले हैं और उन सिक्कों पर जो आकृतियां मिली है, उन आकृतियों से क्या आइडिया लगाया गया कि भाई यहाँ पर बॉक्सिंग, बॉक्सिंग नाम का कोई या बॉक्सिंग जैसी कोई क्रिया हुआ करती थी। तो कहा कि भाई मुक्केबाजी के क्या मिले हैं? खेल के
प्रचलित होने के प्रमाण मिले हैं। किससे मिले हैं भाई? प्राप्त सिक्कों या मुहरों से मिले हैं। क्लियर है? इसके अलावा अगर अपन फैक्ट की बात करें तो कहते हैं कि यहाँ पर खुदाई के अंदर पासे मिले हैं। पासे के खेल भी क्या थे भाई? प्रचलित होने की संभावना यहाँ पर बताई जा रही है। पासे अपन खेलते हैं, पासे फेंकते हैं, तो खुदाई के अंदर कुछ आपको 5 से 6 अंकों के पासे मिले हैं, तो कहते हैं कि यहाँ पर कोई लूडो या कुछ जुआ प्रकृति, ठीक है, उस टाइप का कोई खेल प्रचलन में रहा होगा। ये अपन बात कर रहे हैं भाई सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर और इससे आगे कोई सवाल नहीं मिलता है। और एक बात कह देते हैं कि गेंद से खेल, कोई बॉल गेंद, कहते हैं गेंद से खेल खेलने के प्रमाण भी यहाँ पर मिले हैं कि हो सकता है कि गेंद से कोई प्रकार के यहाँ खेल खेलते होंगे। तो सिंधु घाटी काल के अंदर जो बातें कही गई है वो प्रमाणित नहीं है भाई, ठीक है। ये बातें जरूर लिखी गई है कि नर्तकी की कांस्य की मूर्ति मिली है, तो हो सकता है कि नृत्य गतिविधि रही हो। एक कमरा मिला है जिसको देखकर आइडिया लगाया गया कि भाई इस कमरे के अंदर तेल से मालिश हुआ करती होगी, अपने बॉडी को सुडौल बनाने के लिए, उसमें ताकत या शक्ति लाने के लिए, मांसपेशियों को अच्छा करने के लिए, थकान उतारने के लिए, ठीक है, बॉडी सिस्टम को और बढ़िया करने के लिए। तो कहते हैं कि तेल मालिश का कमरा मिला है। बड़े बड़े स्विमिंग पूल जैसे आज अपने क्या होते हैं, स्विमिंग पूल होते हैं ना, वैसे कहते हैं कि बड़े बड़े स्नानागार मिले हैं। तो हो सकता है कि पानी वाली गतिविधियां या पानी के कोई खेल यहाँ पर प्रचलित रहे होंगे। नृत्य करती महिला की क्या मिली है? कांस्य प्रतिमा मिली है। तो बोल दिया कि भाई हो सकता है कि नृत्य गतिविधि भी यहाँ हुआ करती होगी। प्राप्त सिक्के या मुहरों से क्या आइडिया लगाया कि मुक्केबाजी नाम का कोई खेल भी रहा होगा। और यहाँ पर पासे मिले हैं और आप यहाँ पर गेंद से खेल के प्रमाण भी मिले हैं। ये था भाई आपके सिंधु घाटी सभ्यता का काल। इन सारे फैक्ट से आज तक शायद सवाल नहीं आया है। सवाल इसके बारे में क्या पूछा गया है, ये जरूर पूछा गया है, सिंधु घाटी का काल क्रम बताइए 3250 से 2500 ईसा पूर्व, यानी भाई आज से लगभग 5-5.5 हजार साल पहले की ये बात है, ठीक है। तो उस समय भी डांस, उस समय भी मालिश, मुक्केबाजी, पासे और गेंद के खेल का प्रचलन था। आज तो है ही, लेकिन 5000 साल पहले अपन कल्पना कर रहे हैं। उसके बाद मैं दूसरे कालक्रम पे आऊँगा और उसकी बात करेंगे अपन वैदिक काल की। नंबर 2 बात कर लेते हैं आज का लास्ट, कौन सा काल? वैदिक काल की बात अपन कर लेते हैं। ये लीजिए, कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आएगा उसकी बात मैं साथ साथ कर लूँगा, डोंट वरी। वैदिक काल के अंदर क्या सवाल बनता है, क्या नहीं बनता? एक तो कालक्रम की बात मैंने कर ही ली थी, 2500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व या 2000 से 1000 ईसा पूर्व। वैदिक काल के अंदर नंबर 1 बात करें कि यहाँ शारीरिक बल विशेष महत्व था भाई। इसे था भाई, शारीरिक बल को विशेष महत्व था। यानी खेल से संबंधित कोई भी क्रिया करते तो उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि शारीरिक बल उत्पन्न करना, शारीरिक बल का विकास करना अपने अंदर, ठीक है, फिजिकल स्ट्रेंथ बोल सकते हैं अपन। तो पहली बात तो ये, विशेष सवाल नहीं बनता इसका, लेकिन जानकारी के लिए बात जरूरी है। वैदिक काल के अंदर जाति कौन सी थी भाई? जाति थी आर्य जाति। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। ये बात पूछेंगे नहीं आपसे, लेकिन मैं सिर्फ जानकारी के लिए बता रहा हूँ। ये कोई सवाल नहीं बनता है जाति कौन सी थी और कहाँ से आए थे, लेकिन अपने को ध्यान होनी चाहिए कि जो आर्य थे मध्य एशिया से आए थे, ये कद में थोड़े ऊंचे होते थे, मतलब इनका जो कद है वो बड़ा लंबे होते थे, ये हट्टे कट्टे होते थे ये लोग, और कितने सुंदर होते थे ये लोग। सुंदरता के अंदर इनका मुकाबला नहीं था, और जो इनका शारीरिक बल है उसका मुकाबला भी नहीं था। तो
कौन थे? आर्य थे, मध्य एशिया से आए थे। अच्छा, दूसरी बात यहाँ वेरी 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 इंपॉर्टेंट अगर बात करूं तो इसी काल के अंदर योग की उत्पत्ति हुई थी भाई। किसकी उत्पत्ति हुई थी? योग की उत्पत्ति हुई थी। ये बात तो थोड़ी सी क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ रखा है भाई एग्जाम के अंदर। योग की उत्पत्ति, योग का प्रादुर्भाव किस काल के अंदर हुआ था? वैदिक काल के अंदर हुआ था। कैसे आइडिया लगाया भाई? ऐसे आइडिया लगाया कि इसी काल के अंदर रचना हुई थी वेदों की, और इनमें से एक पहला वेद था, आपके फर्स्ट वेद था ऋग्वेद। था, बिल्कुल था। ऋग्वेद के अंदर योग के लिए एक शब्द काम में लिया गया है, वो था युनजते। क्या नाम था? युनजते शब्द जो है वो योग के लिए काम में लिया गया है। तो इससे आइडिया लगाया कि भाई योग का जो प्रचलन था वो किस काल में था? वो आपके वैदिक काल के अंदर हुआ करता था। और भी बहुत सारे ग्रंथ हैं जहाँ योग से किसी ना किसी माध्यम से कोई ना कोई बात रिलेट की गई है, बात कही गई है। तो ऑथेंटिक सवाल बनता है कि योग की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? वो हुई थी आपके वैदिक काल के अंदर। उसके अलावा यहाँ पर क्या सवाल बन सकता है? यहाँ पर भाई सवाल विशेष कुछ भी नहीं बनता है। ये बन सकता है कि एक तो सूर्य नमस्कार, और एक प्राणायाम। इन दोनों को शरीर में लचीलापन लचीलापन का विकास करने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। दोनों को नहीं, मैं लचीलेपन के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके सूर्य नमस्कार की बात करूंगा। प्राणायाम का संबंध लचीलेपन से नहीं है। प्राणायाम का संबंध तो भाई प्राणों से है, श्वास से, ब्रीथिंग से है। तो इस काल के अंदर अपने बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को अच्छा रखने के लिए, अपने लंग्स को मजबूत करने के लिए, श्वास के ऊपर अपना कंट्रोल करने के लिए, यूँ कहते हैं कि मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए प्राणायाम का अभ्यास हुआ करता था। और सूर्य नमस्कार का मुख्य उद्देश्य होता है शारीरिक बल में वृद्धि और लचीलेपन में वृद्धि। तो सूर्य नमस्कार और प्राणायाम का यहाँ पर प्रयोग मिलता है। अच्छा, सूर्य नमस्कार की जो शुरुआत है वो सर्वप्रथम तो सूर्य भगवान को श्रद्धांजलि देने के लिए की गई थी। इसके लिए सूर्य भगवान को श्रद्धांजलि देने के लिए की गई थी। यानी शुरुआत में ये एक धार्मिक परंपरा के रूप में शुरू किया गया था, लेकिन बाद में इसका जो उपयोग है, प्रयोग है, वो किसके लिए भाई? शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी डेवलप करने के लिए कर दिया गया था। प्राणायाम का अभ्यास भी यहाँ हुआ करता था। अच्छा, एक सवाल आया था अभी, शायद कॉलेज लेक्चरर में हमने एग्जाम दिया था और पूछा गया था कि सूर्य नमस्कार के योग, सूर्य नमस्कार का ही था कि सूर्य नमस्कार की शुरुआत किस काल से मानी गई है। और हम लोग क्या करके आए? वैदिक काल ही करके आए हैं। लेकिन एक सवाल आपके 2022 पीटी एग्जाम के अंदर आया था। वो सवाल यूं था कि किस काल में विद्यार्थियों को सूर्य नमस्कार और प्राणायाम का अभ्यास करवाया जाता था। जब सवाल इस प्रकार से आए कि विद्यार्थियों को किस काल में करवाते थे, तो भाई विद्यार्थी पढ़ते थे यूनिवर्सिटी के अंदर। कौन सी यूनिवर्सिटी पढ़ी अपन ने? नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा काल के अंदर सूर्य नमस्कार, प्राणायाम, अष्टांग योग, मार्शल आर्ट, घुड़सवारी, इन सब का रेगुलर अभ्यास करवाते थे। यानी ये पाठ्यक्रम का अभिन्न हिस्सा हुआ करते थे। ठीक है, तो सवाल उस प्रकार से पूछे विद्यार्थियों के प्रकार में, तो अपने को क्या करना है? नालंदा काल करना है। यूं पूछे कि सूर्य नमस्कार की शुरुआत किस काल में हुई है, तो भैया वैदिक काल ही आंसर करके आना है। ठीक बात है। तो
या सूर्य नमस्कार और प्राणायाम की बात अपन ने कर ली है। और इस काल में क्या था, और परंपरागत एक बात आपको हर काल में मिलेगी जो इस काल के अंदर भी थी, तलवारबाजी। धनुर्विद्या, या तीरंदाजी बोल सकते हैं अपन इसको, घुड़सवारी, रथ सवारी, रथ दौड़ बोल सकते हैं अपन इसको, भाला फेंक, आज के टाइम में क्या बोलते हैं, जेवलिन थ्रो बोलते हैं, गदा युद्ध, गदा युद्ध, जो गदा हुआ करता था ना, भीम का गदा था, ठीक है, गदा युद्ध, मल्ल युद्ध, मल्ल युद्ध बोल दो या मल्ल द्वंद्व बोल दो, इसे क्या बोल सकते हैं अपन आज के टाइम में, अपन इसको क्या बोलते हैं, कुश्ती कहते हैं। ये भी सवाल बनता है भाई कि आज के समय कुश्ती को प्राचीन समय में किस नाम से जानते थे, मल्ल द्वंद्व या मल्ल युद्ध के नाम से जाना जाता था, कौन, कुश्ती। तो वैदिक काल के अंदर भी अपन ने बात कर ली कि यहाँ पर विशेष महत्व जो है वो शारीरिक बल को दिया गया था, और इसी काल में योग की क्या हुई थी भाई, उत्पत्ति हुई थी। कैसे बताया और कहा कि ऋग्वेद नामक जो ग्रंथ में योग के लिए शब्द मिला है वो मिला है युनजते। इसी काल में सूर्य नमस्कार और प्राणायाम का अभ्यास किया जाता था। सूर्य नमस्कार जो पहले एक धार्मिक परंपरा के रूप में शुरू किया गया था, बाद में उसको शारीरिक बल और लचीलेपन को डेवलप करने के लिए काम में लिया जाने लगा। प्राणायाम से अपने प्राण यानी प्राणों के ऊपर नियंत्रण, श्वास के ऊपर नियंत्रण स्थापित किया जाता था ऋषि मुनियों के द्वारा, योगियों के द्वारा, ताकि शरीर को स्वस्थ बना सके, आत्मा को पवित्र कर सके और मोक्ष की, समाधि की प्राप्ति की जा सके। प्राणायाम और सूर्य नमस्कार की चर्चा में डिटेल्ड में करूंगा अपन जब पढ़ेंगे योग चैप्टर, ठीक है भाई। और इसके बाद मैंने बात की थी कि इस काल में तलवारबाजी, तीरंदाजी, घुड़सवारी, रथ दौड़, भाला फेंक, गदा युद्ध, मल्ल युद्ध, इस प्रकार की क्रियाएं जो थी वो युद्ध की तैयारी के लिए मान लो, अपने राज्य की सुरक्षा के लिए मान लो, अपने स्वयं की सुरक्षा के लिए मान लो, इनका प्रयोग किया जाने लगा था। आज की क्लास का टाइम हो चुका है, लगभग 40 से 45 मिनट क्लास हो चुकी है, और क्लास को लंबा नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे जो है कंटिन्यू रन करूँगा, तो जितना लिखाया, जितना पढ़ाया उतना साथ साथ पढ़ें, नहीं तो आपके इस कोर्स का कोई मतलब नहीं रहेगा। आपके जो ये फीस लगी है ये आपकी व्यर्थ चली जाएगी, जहाँ तक मेरा मानना है। तो जब तक आपकी पढ़ाई के अंदर, मेरे गुरुजी कहते हैं नियमितता, ये पढ़ाई के ऊपर लागू नहीं होती है भाई, ये जीवन में हर काम के लिए होती है। रेगुलरिटी या कंटिन्यूटी जब तक आपके जीवन में नहीं रहेगी तब तक वो काम किया गया व्यर्थ है, बेकार है। तो पढ़ें, और नोट्स वाले बॉक्स के अंदर आप नोट्स देखें, उसको नोट डाउन करें, अच्छी राइटिंग से करें ताकि साथ साथ आपको याद हो सके। नमस्कार, धन्यवाद।